हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलूम अकेडमी। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डिटेल में एनसीईआरटी रीडिंग के साथ। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे इस वीडियो पे। अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लग रहा है, अगर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यू सीरीज़, मेरे मोटिवेशन सीरीज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम अलग अलग किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंगी, प्लांटी, एनिमल या प्लांट और एनिमल जो है उनका एक सेपरेट किंगडम है जो मतलब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम उसका थोड़ा सा समरी देखेंगे। और इसमें हम इस चैप्टर में वायरस, वायरॉइड, प्रायंस के बारे में भी पढ़ेंगे। वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग ये देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है और नीट में इस चैप्टर से बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। लिविंग वर्ल्ड में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े थे और इस चैप्टर में हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग किंगडम को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एक पार्ट का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। और आज हम इसके फर्स्ट पार्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये जो फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन पोर्शन है हम सिर्फ उससे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अलग अलग किंगडम के पांचों किंगडम के आपके अलग अलग 5 वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है लिखा है, सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है बहुत सारे अटेम्प्ट जो है वो हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़े कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे होते हैं, क्या होता है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हम सब उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं। इट वॉज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born of a need to use of organism for own use for food, shelter and clothing। मतलब ये कह रहा है कि ये जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है वो कोई किसी भी साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टार्ट नहीं किया गया। जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली स्टार्ट हुआ जो ऑर्गेनिज्म अपने यूज़ से मतलब अपने खुद के यूज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे थे। मतलब ऑर्गेनिज्म अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू कर दिए थे अपने फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेस पे, ठीक है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ वो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था, वो सिर्फ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। अरिस्टोटल जो थे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, ठीक है। अरिस्टोटल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सम मोर साइंटिफिक बेसिस में क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। अरिस्टोटल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। पहले कैसा क्लासिफिकेशन हो रहा था, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म के यूज़ के बेसिस पे। पर अरिस्टोटल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs। तो उन्होंने एक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स चूज़ किया। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में बांटा। मतलब प्लांट जो होता है वो उसको प्लांट्स को 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे बड़े ट्रीज में, उससे छोटे हर्ब्स में और सबसे छोटे श्रब्स में। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। सबसे बड़े ट्रीज में, उससे छोटे श्रब्स में और सबसे छोटे जो होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। तो ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, बड़ा, मीडियम और छोटा, इस 3 कैटेगरी में प्लांट्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैज रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। तो उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया और एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। जिनके पास रेड ब्लड थे, मतलब जिनमें रेड ब्लड थे उनको एक कैटेगरी में डाला, मतलब जिनका ब्लड रेड है, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए जिनका ब्लड रेड है, उस रेड ब्लड को एक कैटेगरी में डाला। और जो रेड ब्लड नहीं है, कलरलेस ब्लड हो सकते हैं, जैसे कॉकरोच का कलरलेस ब्लड होता है, किसी ऑक्टोपस का ब्लू ब्लड होता है। तो ये जो रेड ब्लड जिनका नहीं था उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया एनिमल्स को। In Linnaeus time, a 2-kingdom system of classification with plantae and animalia kingdom were developed that include all plants and animals respectively। तो लिनेनियस ने, देखो, अरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में डिवाइड किया। उसके बाद लिनेनियस आते हैं, ठीक है। उसके बाद लिनेनियस आते हैं जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया।
ठीक है, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जिसमें प्लांट और एनिमल थे, ठीक है, जिसमें प्लांट और एनिमल किंगडम थे, जिसमें सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स आ गए, मतलब प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स उन्होंने दे दिए और एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं सबको उसमें एनिमल किंगडम में डाल दिया। तो लिनेनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनेनियस ने दिया। ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश between eukaryotes and prokaryotes, unicellular, multicellular organism, photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism। ठीक है, तो ये लिनेनियस ने जो ये 2 किंगडम सिस्टम दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ये सिस्टम जो था वो फेल क्यों हो गया? 2 किंगडम सिस्टम फेल क्यों हो गया? 2 किंगडम फेल इसलिए हो गया क्योंकि वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच डिफरेंस नहीं कर रहा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच डिफरेंस नहीं कर रहा था, जो ग्रीन एल्गे फोटोसिंथेटिक थे और जो फंगी नॉन फोटोसिंथेटिक थे उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर रहा था। मतलब एक ही किंगडम में यूकैरियोट प्रोकैरियोट को डाल दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डाल दिया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को डाल दिया, तो ये कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा था। तो इस डिफ्रेंशिएट ना हो पाने की वजह से ये किंगडम मतलब ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। Classification of organism into plants and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना प्लांट्स और एनिमल्स में वो बहुत इजी था। ठीक है, प्लांट और एनिमल दी 2 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना बहुत इजी था कि जो भी प्लांट है उसको प्लांट में डाल दो, जो भी एनिमल है उसको एनिमल में डाल दो। ठीक है, तो बहुत इजी क्लासिफिकेशन था, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था, बहुत इजीली हम समझ सकते थे। पर इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, इन दोनों ही कैटेगरी से अलग थे। ठीक है, हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, दूसरा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। ठीक है, इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत साल तक चला पर वो इनएडिक्वेट साबित हो गया। इनएडिक्वेट मतलब गलत प्रूफ हो गया। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट्स, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बाद हमें इस चीज़ का भी एहसास होने लगा कि हमें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा सेल स्ट्रक्चर है, मोड, नेचर ऑफ वॉल है, मतलब वॉल का नेचर कैसा है, किस मटेरियल से, किस सब्सटेंस से उसका वॉल बन रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। ठीक है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब जो है हमें इंक्लूड करने की एहसास हुआ कि हमें ये सब कुछ भी इंक्लूड करना चाहिए, तभी क्लासिफिकेशन परफेक्ट हो पाएगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स have hence undergone several changes over the time। तो वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए उनके क्लासिफिकेशन में। ठीक है, थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। द अंडरस्टैंड of what groups and organisms were included under this kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time। तो बोल रहा है कि वक्त के साथ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेस आए, क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन उन सारे चेंजेस में प्लांट और एनिमल किंगडम जो था वो कांस्टेंट था। हर जितने भी डिफरेंट सिस्टम आए, बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, तो ये 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम भी आया। तो उन सब में प्लांट और एनिमल किंगडम जो थे वो कांस्टेंट थे, प्लांट और एनिमल किंगडम जो थे वो कांस्टेंट थे सारे ही अलग अलग सिस्टम में। और कौन सा ग्रुप और कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में इंक्लूड है, इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया। नंबर और नेचर दूसरे ऑर्गेनिज्म का वो बहुत अलग तरीके से हम अंडरस्टूड करने लगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में डाला। ठीक है, उसे अलग अलग तरीके से समझा। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है तो दूसरे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो वक्त के साथ ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए सारे ऑर्गेनिजम्स में, उनके क्लासिफिकेशन में, पर प्लांट और एनिमल किंगडम जो था वो कांस्टेंट था, यही कह रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पर ये एक टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस टेबल को अच्छे से याद करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। ठीक है, 2 किंगडम लिनेनियस ने दिया था और 3 किंगडम जो है ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर 3 किंगडम हैकल ने दिया और 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, जिसमें अलग अलग ऐड किया गया। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा को ऐड किया गया था। ठीक है, 3 किंगडम में प्रोटिस्टा को ऐड किया गया था और 4
4 किंगडम में कोपलैंड ने दिया था 4 किंगडम को, ठीक है। उसके बाद 5th किंगडम आया, ठीक है। उसके बाद 5th किंगडम आया और ये 5th किंगडम का क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरा 5 किंगडम में। 5 किंगडम में आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया था। देखो प्लांटी और एनिमलिया जो है वो हमेशा से कांस्टेंट रहा है, इसको किसी भी साइंटिस्ट ने चेंज नहीं किया। प्रोटिस्टा 3 किंगडम में आया और मोनेरा और फंगी भी ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो ये पूरा टेबल आपको याद करना है। देखो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए गए हैं। सेल टाइप लिया गया, ठीक है, सेल टाइप लिया गया, सेल वॉल लिया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिया गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया गया, ठीक है। ये 5 चीज़ें जो है वो लिया गया क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो मोनेरा जो है हमारा वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा पूरा प्रोकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा से लेकर एनिमलिया तक सब यूकैरियोटिक में आते हैं। अब सेल वॉल देखो, मोनेरा का जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, यानी सेल वॉल जो होता है मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ सारे बैक्टीरिया होंगे मोनेरा में, प्रोकैरियोट होंगे। और इसका सेल वॉल जो होगा नॉन सेलुलोजिक होगा। नॉन सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज नहीं होगा। पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल होगा, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल होगा। और नाक से बनेगा, ठीक है, नाक से एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन नाक से बनेगा। प्रोटिस्टा में जो है, प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर में सेल वॉल होते हैं, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में सेल वॉल होते हैं, जैसे कि डायटम में सेल वॉल होता है, डायनोफ्लैजेलेट में सेल वॉल होता है, ठीक है। तो कुछ प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में सेल वॉल होते हैं। फंगी में काइटिन का सेल वॉल होता है जिसमें नाम और नाग आता है, ठीक है। काइटिन का सेल वॉल होता है जो हेट्रोपॉलीमर होता है, इसमें नाम भी आता है और नाग भी आता है, ठीक है, नाम और नाग दोनों आते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल न्यूमैरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों से ही मिलकर हेट्रोपॉलीमर से बनता है काइटिन, और काइटिन से फंगी का सेल वॉल बनता है। प्लांट में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, ठीक है, प्लांट, और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये आपको पता होगा। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ बैक्टीरिया वाले केस में एब्सेंट होगा मोनेरा में, बाकी सब में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपको। मोनेरा में सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और फंगी में लूज टिश्यू आने लगता है, थोड़ा थोड़ा टिश्यू लूज आने लगता है। उसके बाद प्लांटी में टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और एनिमलिया में पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारा मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, जिसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों तरह के बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा में हमारा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है, ठीक है। और फंगी हमारा हेट्रोट्रॉफिक होता है, फंगी पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफिक होता है। प्लांट सबको पता है ऑटोट्रॉफिक होता है, और एनिमलिया हेट्रोट्रॉफिक होता है जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा किंगडम का क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करना है डिटेल में, सब कुछ अच्छे से, ये पूरा टेबल याद कर लेना, पूरा चैप्टर हलवा हो जाएगा ये टेबल सिर्फ याद करने से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से R.H. विटेकर, ठीक है, R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। R.H. विटेकर ने 1969, ये डेट और ये नाम और ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है R.H. विटेकर ने किया 1969 में, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, ये 5 किंगडम आए, ठीक है। जो मेन क्राइटेरिया था इस क्लासिफिकेशन का, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो मेन क्राइटेरिया था, R.H. विटेकर ने जो क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन किया वो सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, ठीक है। कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल किस चीज़ से बना है, सेल का वॉल कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, न्यूट्रिशन कैसे वो खाना खाता है, कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ये सब के बेसिस पे R.H. विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया। The 3-domain system has also made purpose that divide the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby 6 kingdom classification. तो यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जो कि उतना ज़्यादा अभी पढ़ा नहीं जाता है। अभी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही डिटेल में पढ़ते हैं, पर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। मैंने आपको उस टेबल में बताया कि मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें सारे बैक्टीरियाज है और सारे बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो बाकी सारे प्रोटिस्टा से सारे किंगडम जो है यूकैरियोट्स है। तो उस यूकैरियोटिक किंगडम को छोड़कर जो हमारा प्रोकैरियोटिक किंगडम है मोनेरा का, उस मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, जो हम अभी पढ़ेंगे। मोनेरा को 2 किंगडम में 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में,
ठीक है। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया थे जिसमें जो सच्चे बैक्टीरिया नहीं थे, और यू बैक्टीरिया सच्चे बैक्टीरिया होते हैं, जिसका हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, आगे मोनेरा किंगडम में। तो मोनेरा किंगडम को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया और बाकी पूरे एक डोमेन में यूकैरियोटिक किंगडम को रखा गया। तो इस तरह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। Okay, let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. तो अभी हम 5 kingdom classification को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जो भी इशू और जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो इशू है उसको हम अभी डिटेल में समझेंगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, जो साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है 5 किंगडम, आर.एच. विटेकर ने जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, सारे इशू को समझते हुए, सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होते हुए, तो वो सारी चीज़ें हम अभी समझेंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा अपने क्लासिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगी, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। तो पहले जो क्लासिफिकेशन था उसमें सिर्फ प्लांट और एनिमल किंगडम था। तो प्लांट के अंदर सारे जितने भी बैक्टीरिया है जिनका अलग किंगडम है बैक्टीरिया का, मोनेरा, वो सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है। फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो है ये किसके अंदर आते थे? ये सब प्लांट्स के अंदर आते थे। The character that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. तो जो कैरेक्टर्स इन सारे ही ऑर्गेनिज्म को जो कैरेक्टर्स यूनिफाई करता था, यूनिफाई मतलब एक साथ रखता था पूरे किंगडम में, वो था उसका सेल वॉल। उसके सेल में सबका सेल वॉल होता था, ठीक है। बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, मॉस, जिम्नोस्पर्म, ये सबका जो है वो उसका सेल वॉल होता था। और इसी कैरेक्टर की वजह से ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक ही किंगडम प्लांट के अंदर रख दिया गया। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टर्स। और ये जो था ये सारे ऑर्गेनिज्म को जब एक ग्रुप में रख दिया गया प्लांट के ग्रुप में, तो बाकी जितने कैरेक्टर्स थे वो डिफर करने लगे। जब जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स थे, बाकी सब यूकैरियोट्स था। कुछ फोटोसिंथेटिक थे, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक थे, कुछ यूनिसेलुलर थे, कुछ मल्टीसेलुलर थे। तो बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफर करने लगे, ठीक है। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae with other group which were eukaryotic, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया था हमारा प्रोकैरियोटिक था, साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट था, उसको दूसरे ग्रुप यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया। It also grouped together the unicellular organism, the multicellular organisms, for example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया गया। मतलब मल्टीसेलुलर जैसे कि तुम देखो क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा, इसको इन दोनों को ही एल्गे में रख दिया गया, जबकि ये एल्गे है नहीं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इन सबको एक साथ रख दिया गया। ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल को याद रखना। क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एक साथ एल्गे के अंदर रखा गया, ठीक है, एक साथ एल्गे के अंदर रखा गया पहले, ठीक है। अभी ये दोनों प्रोटिस्टा के अंदर है, पर पहले इन दोनों को एल्गे के अंदर रखा गया, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंगी एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रुप प्लांट्स। दे आल्सो शो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर वॉल कंपोजिशन। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो डिफरेंस था वो उसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस था। फर्स्ट डिफरेंस ये था कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट था, बाकी सब यूकैरियोटिक था। दूसरा डिफरेंस ये था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ रखा गया, क्लाइमेडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एल्गे के अंदर रखा गया। अब तीसरा डिफरेंस ये है कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बीच डिफरेंशिएट नहीं किया गया। फंगी जो है हमारा फुल्ली हेटेरोट्रॉफिक है और प्लांट जो हमारा है फुल्ली ऑटोट्रॉफिक है। तो प्लांट्स और फंगी को एक साथ रख दिया गया तो डिफरेंशिएट हुआ नहीं हुआ। चौथा डिफरेंस आता है कि उनका वॉल का कंपोजिशन भी अलग था। अब फंगी में काइटिन का वॉल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का वॉल होता है, ओके। तो ये वॉल कंपोजिशन भी डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो फंगी में काइटिन का सेल वॉल था और ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट में सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट में सेलुलोज का सेल वॉल होता है। तो ये जो था सेल वॉल का डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। फर्स्ट जो था वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस हुआ, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक में डिफरेंस हुआ, तीसरा प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट में डिफरेंस हुआ, चौथा सेल वॉल का कंपोजिशन में भी डिफरेंस था। तो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वेर कंसीडर्ड द फंगी वेर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंगी। अब देखो फंगी जो था वो अकेला फुल्ली हेटेरोट्रॉफिक था, प्लांट्स हमारा फुल्ली ऑटोट्रॉफिक था। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जब सारे डिफरेंसेस को कंसीडर किया गया तो फंगी को पूरा एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया, किंगडम फंगी, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वे ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम मोनेरा के अंदर दे दिया गया, यानी जितने भी हमारे बैक्टीरियाज थे, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया यानी, और हमारे जितने भी दूसरे बैक्टीरिया थे उन सबको, वो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे और उन सबको किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया गया।
और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मतलब सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमिडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे विद इन प्लांट्स। अब देखो क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला जो थे, क्लैमिडोमोनास पहले हम अभी पीछे पढ़ के आए, क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा जो थे उसको एल्गे में रखा गया था, है ना। क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एल्गे में रखा गया था। एल्गे किस में आता था? प्लांट्स में आता था। तो किंगडम प्रोटिस्टा की वजह से क्या हुआ, जब एक सेपरेट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किंगडम को, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को जब प्रोटिस्टा किंगडम में डाला गया तो प्रोटिस्टा ने क्या किया, क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला जो थे उनको पहले एल्गे में रखा गया था प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर एल्गे में क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला को रखा गया था, जिसमें दोनों में ही सेल वॉल होता है। और पैरामीशियम और अमीबा को पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था, जिसमें सेल वॉल नहीं होता। पैरामीशियम और अमीबा दोनों में सेल वॉल नहीं होता, उसको एनिमल किंगडम में रखा गया था। तो इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वे प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के आने के बाद क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला जो एल्गे में था प्लांट्स के अंदर उसको एक साथ रखा गया। और पैरामीशियम और अमीबा जिसमें जो एनिमल किंगडम में था जिसमें सेल वॉल नहीं होता उनको भी एक साथ रखा गया प्रोटिस्टा के ही अंदर, ठीक है। हम डिटेल में प्रोटिस्टा भी पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा के अंदर इन क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला को एक साथ रखा गया, पैरामीशियम और अमीबा को एक साथ रखा गया, ठीक है, जो पहले अलग अलग था। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन और प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। तो ये जो है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो पहले की क्लासिफिकेशन में अलग अलग किंगडम में थे, अलग अलग ग्रुप में थे, उनको एक साथ ले आया गया, ठीक है। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज। और ये क्यों हुआ? क्योंकि क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया। आर.एच. विटेकर ने बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया लिए जिसके बेसिस में क्लासिफिकेशन हुआ, इसीलिए क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ, इसीलिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म की प्लेसिंग भी चेंज हो गई। This kind of class changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं हमें फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं अगर अपनी इम्प्रूवमेंट और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में, मतलब अगर हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उस बेसिस में इम्प्रूवमेंट के लिए हम फ्यूचर में अलग अलग और डिफरेंसेस देख सकते हैं, कुछ और चेंजेस देख सकते हैं। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic based on evolutionary relationship। मतलब टाइम के साथ साथ जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं और होते होंगे अभी वो सब जो है वो उसमें जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें इवॉल्व हो रहा है। देखो पहले लिनियस के टाइम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से ये जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया इसमें बहुत सारी इवोल्यूशन हुई है। इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व हुआ है हमारा सिस्टम, ठीक है, जिसमें अब सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज नहीं देखते हैं बल्कि अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं। इस वजह से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुई है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा चेंज हुआ है और आगे भी फ्यूचर में चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी ऑफ द विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस चैप्टर में हम सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को पढ़ेंगे जो विटेकर ने दिया था जो क्लासिफिकेशन उसे पढ़ेंगे। द किंगडम प्लांट एंड एनिमल या कॉमनली रिफर्ड एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली वी डील सेपरेटली इन चैप्टर 3 एंड 4। प्लांट और एनिमल किंगडम जो हमारा सेपरेट किंगडम है उसको हम चैप्टर 3 और 4 में बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बहुत बड़ा किंगडम है और इसके अंदर बहुत सारे फाइलम, बहुत सारे क्लासेस आते हैं तो उसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मोनेरा, फंगी, प्रोटिस्टा ये 3 किंगडम ही पढ़ना है हमें और ये तीनों किंगडम में अलग अलग सेपरेटली पढ़ाऊंगी जिसके 3 पार्ट आएंगे, ठीक है, जिनके 3 पार्ट आएंगे और एक वायरस का एक और पार्ट आएगा। मतलब ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हुआ, बाकी 3 किंगडम का पार्ट 3 वीडियोस और वायरस का एक और वीडियो, मतलब टोटल 5 लेक्चर्स में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो अगर मेरा ये इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अच्छा लगा आपको, अगर सब कुछ समझ में आया डिटेल में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बाकी के जो किंगडम्स है उसे भी मैं इसी तरह बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए। और हम हर एक किंगडम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे, मेरे इस लेक्चर्स पे और प्लीज़ बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और समझते रहिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान देते रहिए। चलिए बाय।